हुस्न का जलवा बिका। अरे मेरी चांद, जल्दी तैयार हो जा, कस्टमर मरा जा रहा है, बार बार फोन आ रहे हैं उसके। कौन है ये नदीका? सोने का कारोबारी है। और उम्र क्या है? कस्टमर की उम्र नहीं पूछी जाती, पैसा देखा जाता है। मेरी चांद, मेरी बुलबुल भूल गई है क्या? जानती हूँ बाजी, जानती हूँ। मैंने हर तरह के कस्टमर भुगताए हैं। तेरी मार्केट वैल्यू मेरी दूसरी लड़कियों से बहुत ज़्यादा है। हर कोई डिमांड करता है तेरी। जिसको भी तस्वीरें भेजती हूँ, तेरी ही तस्वीर पे उंगली रखता है। हाँ तो खुद को मेंटेन जो रखती हूँ। शाबाश, इसी तरह कस्टमर का दिल खुश करती रहना। देख, इसमें तेरा भी भला हो जाता है और मेरा भी। जब से तू आई है ना, कारोबार बढ़ गया है और रेट भी बढ़ गए। देख, जब तक ये चमड़ी सलामत है ना, इसका फायदा उठाती रहना। मैं अपनी कदर कभी कम नहीं होने दूंगी बाजी। ये तो मेरा मुस्तकबिल है और यही मेरा सरमाया है। चल मेरी चांद, तैयार हो गई है, जल्दी कर ले, सेठ उधर मर जाएगा तेरा इंतजार करते करते। अब बस कर, सब्र कर, नजर उतारूं तेरी। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत लग रही है मेरी चांद। करीम, ये ले जा मेरी चांद को। हर कोई मरता है मेरी चांद पर। सोने की चिड़िया है ये। आसमा को बिल्कुल भी ये हक नहीं पहुंचता भाई साहब कि वो यहाँ आकर इस किस्म की बात करे। मुझे अफसोस है रशीद, लेकिन मैं भी वही बात करने आया हूँ जो मेरी बेटी आसमा करके गई। मेरी बेटी के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मुझे तुम्हारे बेटे के सुधरने के इम्कानात नज़र नहीं आते, ना ही कोई ऐसी तवक्को। इसलिए मेरी तरफ से भी इस रिश्ते से इनकार समझो। मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। मेरी तरफ से आज इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म समझो। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? वहीद आपका भतीजा है। मुझे वहीद के चचा होने पर ही तो शर्मिंदगी हो रही है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप तो उसे गलतियों का अजाला करने का मौका भी नहीं दे रहे भाई साहब। किस गलती के अजाले की बात करते हो तुम? अगर तुम्हें गलती के अजाले की इतनी फिक्र थी तो उस वक्त इन दोनों की शादी करवा दी होती ना। अब क्या, अब किस अदाले की बात करते हो? वो लड़की तो अपनी जान से गई, तुम्हारा बेटा तो उसको क्या फ़र्क पड़ा? बर्बाद तो वो लड़की हुई ना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बात कह सकता मैं। तुम्हें अपने बेटे की पहले फ़िक्र होनी चाहिए थी, तुम उसके करतूत का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन भाई साहब, अल्लाह के अजाब से डरो रशीद, तुम भी बेटियों के बाप हो। जो इल्ज़ामात तुम्हारे बेटे ने उस मासूम लड़की पे लगाए, अगर तुम्हारी बेटियों पे कोई लगाए तो सोचो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए तुम अब अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उसकी गलतियों को तस्लीम करने की जहमत करो। भाई साहब, मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की थी वहीद को। तुम लोगों का जो दिल चाहे करो, मैं तुम्हारे मामलात में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, उन लोगों का जब दिल चाहे तुम्हारा बेटा सलाखों के पीछे होगा। मैं जानते बूझते भी अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दूं, ये मैं नहीं कर सकता। भाई साहब, बेटा, मैं राबी के बारे में तो तुमसे पूछ भी नहीं सकती था। अगर तुम्हें कुछ पता होता तो तुम्हारी शक्ल से परेशानी जाहिर ना होती।
ना ही मुझे सवाल करने देते। राबिया के बारे में मुझे एक बात बहुत पहले मालूम हो गई थी, लेकिन मैं तस्दीक किए बगैर आप लोगों को बताना नहीं चाहता था। पुलिस के जरिए मुझे ये मालूम हुआ कि सेठ दाऊद ने जिस आदमी को राबिया को अगवा करने के लिए रखा था, उसके साथ सेठ दाऊद की अनबन हो गई और उसने सेठ दाऊद को कत्ल कर दिया। उसने पुलिस वालों को जो बयान दिया उसमें राबिया का भी जिक्र किया। उसने बताया कि दुबई की एक पार्टी को उसने राबिया को फरोख्त कर दिया और वो जिस्म फरोशी का काम करते हैं। अब हमारे पास इतने वसाइल तो है नहीं और ना ही असर रसूख कि पुलिस वालों को हम कहें तो वो राबिया को दुबई तलाश करने के लिए चले जाए। वो तो यहाँ पे भी उसकी तलाश करने में हमारी मदद नहीं कर रहे थे। वो तो उस बंदे की गिरफ्तारी की वजह से हमें ये सब मालूम हो गया, ना हमारे पास इतने कहाँ मसाइल कि हम दुबई जाके राबिया को तलाश करें। बस इतना मालूम है कि राबिया जिंदा है और मेरा बच्चा बेटा है या बेटी पता नहीं पैदा हुआ भी है कि नहीं मालूम। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है बेटा। अल्लाह मेरी बेटी समेत उसके बच्चे को भी सलामत रखे। बस ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी राबिया जिंदा है। एक ना एक दिन जरूर आएगी। इतना सब्र किया है, थोड़ी देर और सही। मैं उसके अब्बा से कहती हूँ कि मैं राबिया के मामले में अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूँ, ठीक ना। मेरा रब एक ना एक दिन मुझे अपनी बेटी से जरूर मिलाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। और बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं, कयूम ने तो मना किया है कि ये बात किसी को ना बताओ, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ। पता है बेटा, वो जो कूलर पड़ा है ना, हर हफ्ते रात को उसके पास कोई पैसे रख के जाता है। मैं सुबह जैसे उठती हूँ लिफाफा पड़ा होता है और उसमें पैसे होते हैं। अब सोचो कि कौन कर सकता है। इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं कि ये कौन हो सकता है, लेकिन आप पता जरूर कीजिएगा कि वो कौन है। मुझे लगता है अल्लाह का कोई नेक बंदा होगा। अगर तो वो सबके घर में इसी तरह ही पैसे रख के जाता है तो फिर तो वो अल्लाह वाला ही हो सकता है, वरना ये तो कोई राज की बात है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बेटा पता ही नहीं रात के किस पहर आता है, इसको आते जाते कभी नहीं देखा। आप इस बार उसे देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी और मालूम करूँगी कि किस वक्त आता है। तुम बैठो, ये तुम्हारे लिए खाना बना। नहीं अम्मा रहने दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिर कभी आऊँगा। बेटा आप अपना ख्याल रखिएगा। खाना खा के जाओ। नहीं इजाज़त दें, मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शीला बाजी, शीला बाजी। अरे आ रही हूँ, यही हूँ मैं। आज तो बहुत थका दिया है। आ गए तुम? कहाँ है मेरी चांद? हाँ मैं आ गया। चांद अपने कमरे में आराम कर रही। अच्छा, ये लो अपनी चांद की कमाई के पैसे। ये सेठ तो वाकई मेरी चांद पे पैसों की बारिश कर रहा है। ये ले अपनी कमीशन रख। शीला बाजी, हाँ बोल। अपनी चांद की डिमांड तो बढ़ा दी, लेकिन मेरी कमीशन नहीं बढ़ाओगी। देख लो, चांद की हिफाजत मैं ही करता हूँ। हाँ सीधी तरह बोलो, पैसे चाहिए। आज से पहले मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है?
ये हुई ना बात। देख करीम, मेरी राबी की हिफाजत करना, उस पे आँच नहीं आनी चाहिए। मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है। राबी के मामले में मैं तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मेरे होते हुए तुम फिक्र ही मत करो, चांद को कुछ भी नहीं हो सकता। शीला बाजी, मैं भी थक गया हूँ, अभी जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। और हाँ, कल अगर ये सेठ फ़ोन करे ना दोबारा, तो इसे बहाना बना के मना कर देना। मार्केट में दूसरे कस्टमर ख़राब हो रहे हैं, और कल सेठ जब्बार के पास लेके जा रहा हूँ मैं अपनी जान को। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं सेठ को देख लूँगी। मैं पैसे तो रख कर आऊँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? रुको, मैं कहती हूँ रुको, रुको तो सही। न जाने अब तुम्हारी वजह से मुझे और मजीद कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा वहीद। अब्बू, अब क्या हो गया? वहाब भाई आए थे आज, तुम्हारा और आसमा का रिश्ता ख़त्म करके गए। क्या? जी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बू, आप उन्हें प्लीज़ समझा दें। मैं अब तुम कुछ नहीं करोगे वहीद, जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। अब जैसा मैं चाहूँगा इस घर में वैसा ही होगा। अगर मेरी बात माननी है तो ठीक, नहीं तो तुम इस घर से जा सकते हो। अब्बू प्लीज़ आप ताया से बात करें, मैं आसमा से। बस वहीद, मैं अब मजीद इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। देखो, आसमा मेरी भी बेटी है। मैं अपनी रबीका की शादी तुम जैसे लड़के के साथ नहीं करना चाहूँगा, तो मैं भाईजान से कैसे कहूँ कि वो इस तरह करें। देखो, इंसान की ज़्यादातर परेशानियाँ और मुश्किलात उसकी अपनी खुद की पैदा करदा होती हैं। मैं मजबूर हूँ कि तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल सकता, मगर एक बात ज़हन नशीन कर लो, अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा, वरना तुम जहां चाहे जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन अब्बू। बस, अब मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहता वहीद। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने भी मेरी इजाजत के बगैर ये कदम उठाया। उसने तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ किया था, अब तुम भी तो उसका कुछ ख्याल कर लो। शादी की उम्र हो गई है उसकी, अगर तुम्हारी हरकतें यही रही ना तो सारी जिंदगी इसी घर में पड़ी रहेगी वो। अब कम से कम उसका घर तो बसने दो। क्या ये शोर मचाया हुआ है? कयूं? हाँ। आज वो फिर लिफाफा छोड़ के चला गया। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे थोड़ी आहट महसूस हुई, लेकिन बाहर अंधेरा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई है। मैं जाकर देखा कि लिफाफा पड़ा हुआ था, लेकिन वो अंधेरे में चला गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई था और जो चला गया। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तुम्हारी इस हरकत से डर गया होगा, अब नहीं आएगा कभी वो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था सकीना, लेकिन तुम मेरी सुनती कब हो? अरे वो कोई अगर नुकसान पहुंचाने आता तो हम उस पर नजर रखते, तो तुम तो सुनना ही नहीं ना कोई मेरी बात। कयूं, एक बात कहूं? बोलो। वो मर्द नहीं था। हाँ, ये कैसे हो सकता?
मैं ठीक कह रही हूँ कयूम? वो कौन हो सकता? वो एक औरत थी, जवान औरत। मैं ठीक से उसे पहचान भी नहीं सकी, लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो औरत थी, कोई मर्द या जवान लड़का नहीं था। लेकिन एक औरत को हमसे क्या हमदर्दी हो सकती है? अल्लाह जाने उसकी क्या हमदर्दी है हमारे साथ। अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं सकी। अगर वो अपना मुंह ढांक कर न जाती ना तो मैं उसे जरूर पहचान लेती। लेकिन ये मुझे यकीन है कि थी वो औरत। अच्छा, परेशान नहीं हो, अंदर आराम कर। हाँ, आराम कर, तू आजा आजा, छोड़। परेशान होने से कोई भी फायदा नहीं है। आजा। लगता है ये सेठ दीवाना हो गया मेरी चांद का। हाँ सेठ। हाँ शीला बाजी, कैसी है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। चांद कैसी है हमारी? चांद ठीक है। हाँ शीला बाजी, असल में मेरे दिल कर रहा था कि आज चांद का दीदार हो जाए। नहीं सेठ, कल ही तो आई थी तेरे पास। अरे चांद है ये ऐसी शीला बाजी, दिल कहाँ भरता है, बस मेरा दिल कर रहा था। लगता है कुछ ज्यादा ही दिल आ गए चांद पे। हाँ शीला बाजी, चांद है भी तो ऐसी। आप दिल की बात कर रही हैं, मैं उसे जिंदगी भर के लिए अपनाने के लिए तैयार हूँ। ना सेठ ना, ये मत सोचना। हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे बंदी हाजिर हो जाएगी। अरे शीला बाजी चलो बस दीदार ही कराते रहो। हाँ ठीक है सेठ, लेकिन इस दफा पैसे डबल लूंगी। जो कीमत कहेंगी अदा करूंगा मैं। हाँ ठीक है सेठ, फिर बात होती है। अब मुझे नींद आ रही है। ये सेठ तो दीवाना हो गया मेरी चांद का। अरे सभी दीवाने हो गए हैं आजकल चांद के। हाँ, मेरी चांद है भी तो चांद ना। शीला बाजी, मार्केट में बड़ी डिमांड है चांद की, जितना पैसा बटोर सकती है बटोर लो। हाँ, तुमने सुना है ना वो मुहावरा, सोने की चिड़िया का। मेरी चांद सोने की चिड़िया। सुना तो है सोने की चिड़िया वाला मुहावरा। शीला बाजी आपने भी सुना होगा, ये चिड़िया अक्सर उड़ जाया करती है। अपने सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद रखना, कहीं उड़ ना जाए फुर्र करके। तुमने उसे पैसे दिए थे? हाँ मैंने पैसे तो दे दिए थे। तो फिर वो उल्लू का पट्टा क्यों रुकेगा यहाँ पे? कोई नई सवारी लेके चला गया होगा। ये क्या करूं? हाँ तो दो तक कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, फिर सवारी भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ फंस गई? चलो फिर अब पैदल चलते हैं, शायद कोई सवारी मिल ही जाए। वैसे हम वहाँ से भागे क्यों? हमने कौन सी चोरी की? वो उस औरत ने मुझे देख लिया था और मैं अभी अपनी पहचान उस पर जाहिर नहीं करना चाहती। शुक्र है कि मैं वहाँ से जल्दी निकल आई। अब हम ना उस तरफ चलते हैं, वहाँ टैक्सी ज़रूर मिल जाएगी। टैक्सी ना भी हुई तो सवारी तो मिल ही जाएगी, उसी से लिफ्ट ले लेंगे। ठीक है चलो। यार कोई टैक्सी नहीं आ रही, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। टैक्सी आ गई, जाओ जाओ बात करो।
पे नहीं जाऊंगी। मुझे ना ये टैक्सी वाला सही नहीं लग रहा। क्या हो गया यार, बड़ी मुश्किल से ये टैक्सी मिली है, इसके बाद पता है मिले ना मिले। चलो बैठो यहाँ, चलो। लेकिन मिसिंग चलो चलो बैठो बैठो। राबिया, तुम क्या राबिया? ये सवाल बाद में पूछना, अभी यहाँ से टैक्सी निकालो बस। अरे पर हुआ क्या है? चकाल मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बस अभी यहाँ से निकलो, जल्दी करो। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। और ये क्या तुमने अपना हुलिया बनाया हुआ है? तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, कोई तुम्हें कैसे पहचान सकता है? अभी मैं तुम्हारे हवाले से कभी ना उम्मीद नहीं हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलोगे। और देखो तुम मुझे आदमी मिल गई। ये टैक्सी में तुम्हारे से लड़का कौन था? देखो जिब्रान, मैं अभी तुम्हें कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ। बस अभी फिलहाल मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे मैं रात हिफाजत से गुजार सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए थे। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया हमारे घर पे, लेकिन तुम नहीं आई। मैं अब उनके घर में शिफ्ट हो गया हूँ। वहाँ सिर्फ मेरे अब्बू रहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। लेकिन तुम्हारे अब्बू वो कुछ ना कहें? नहीं, मैं उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। ये मेरा घर है। और जिब्रान, क्या हम सुबह बात कर सकते हैं? मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक, अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बस मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमसे बात कर लेता हूँ। वो सामने मेरा कमरा है, तुम वहाँ सो जाओ, मैं अम्बू के साथ सो जाऊँ। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, आपकी भी मजबूरी है, जाहिर है, और मैं भी थोड़ा टेंशन में हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी हाँ, 1-2 दिन बाद। बहुत शुक्रिया। आपकी चाय। क्या हुआ अब्बा, आप परेशान लग रहे हैं? वहीद ने तो बहुत मसाइल खड़े कर दिए हैं मेरे लिए, बल्कि मसाइल की अंबार खड़े कर दिए हैं। अब ये देखो ना, जुबैदा बहन की मौत के बाद अब महविश की मौत का जिम्मेदार भी ये लोग हमें ही ठहराएंगे। नया मसला खड़ा हो गया। अब्बा, आपने वहीद और महविश की शादी का वादा क्यों किया था?
जबकि आप जानते हैं कि वहीद इस बात के लिए कभी नहीं राजी होगा। फिलहाल जो भी हो रहा है हमारे हक में बेहतर है। क्या खाक हमारे हक में बेहतर हो रहा है? जब वहीद ने उस लड़की के साथ शादी करनी ही नहीं थी तो उसको भागकर ले जाने की जरूरत क्या थी? खाम में उस मासूम लड़की की इज्जत भी खाक पे मिला दी। भाई साहब भी नाराज हो गए और अब आसमा भी इससे रिश्ता खत्म करने के हक में है। अब्बा जो हो गया उस पर बात करके आपस में उलझने से बेहतर है आगे ये मामला को सुलझाए ना। मैं अस्मा से ही शादी करूंगा। तुम तो इतने आराम से कह रहे हो कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। तुम्हारी वजह से एक घर से 2-2 जनाजे उठे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से भाईजान को कायल तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त रखी है उन्होंने? भाईजान और आसमा को तुम्हारे लफंगे दोस्तों पर एतराज है। वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लफंगे दोस्तों की बुरी सोहबत का नतीजा है। तो अब्बा वो लोग क्या चाहते हैं? मैं घर से बाहर निकलना छोड़ दूं? अब तुम अपने लफंगे और आवारा दोस्तों के साथ उठना छोड़ दो और कोई कामकाज शुरू करो। लेकिन अब्बू, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो बाद में कोई शिकवा नहीं करना। राबिया, तुम सारी रात सोए नहीं? नहीं। मैं रात में तुम्हारे सवालों का सही से जवाब नहीं दे सकी थी। बहुत घबराई हुई थी। जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ मैं उनको बताए बगैर यहाँ आई थी। मगर अब हम यहाँ तसल्ली से बात कर सकते हैं, दूसरे की कहानी सुन सकते हैं। मेरी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है। बचपन में जिन माँ बाप से मैं बिछड़ गया था, इत्तेफाक से ज़िंदगी ने मुझे उनसे फिर से मिला दी है। ये उन्हीं का घर है। अब वो बाहर गए हैं काम से, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैंने उन्हें बताया तुम्हारे बारे में, बहुत खुश हुए थे। मेरा एक बड़ा भाई है जो कि अपने ससुराल में रहता। मेरी माँ को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन ने बस किसी वजह से खुदकुशी कर ली। अब इस घर में सिर्फ मैं और अबू ही रहते हैं। हमारी माँ और बहन का सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम्हें तुम्हारे वालिद मिल गए। तुम हमेशा अपनी महरूमियों का जिक्र किया करते थे ना, आज तुम्हारी वो भी महरूमी दूर हो गई। उस दिन सेठ दाऊद ने मुझे शेरू से दोबारा अफवाह करवा लिया। उन्होंने मुझे दूर किसी फ्लैट में रखा हुआ था। शेरू की तो पहले दिन से ही मुझ पर बुरी नज़र थी, लेकिन वो कभी कुछ करने से कामयाब नहीं हुआ। मगर इस बार उसने मुझे बेहोश कर दिया और मैं उसको रोक ही ना सकी। आखिरकार उसने मुझे अपने हवस का शिकार बना ही लिया। और जो रही से ही कसर थी वो सेठ दाऊद ने पूरी कर दी। सेठ दाऊद तो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं हामला हूं तो उसको मुझ पे रहम आ गया। उसने मुझसे वादा किया कि वो शेरू को कह के मुझे घर पहुंचा देगा। वो मुझे इस शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार था कि अगर मैं कहीं बाहर गई तो मैं कभी किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी, ना कभी पुलिस से इस बात का जिक्र करूंगी।
और मैं ये सब मानने के लिए तैयार थी, अपने लिए नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के लिए। तो फिर मुकद्दर कैसे पलट गया? एक रोज शेरू आया और उससे मुझे पता चला कि उसने स्वीट दाऊद को कत्ल कर दिया है। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि सेठ दाऊद का उस लड़की के साथ चक्कर था जिससे वो शादी करना चाहता था। एक रात जब वो दोनों साथ थे तो शेरू ने वहां जाके सेठ दाऊद और उस लड़के को कत्ल कर दिया। तो फिर उसने तुम्हें आज़ाद क्यों नहीं किया? कि वो सेठ दाऊद और उस लड़की का बदला मुझसे ले रहा था। उसने मुझे दूर किसी फ्लैट में छुपा कर रखा हुआ था और वहाँ सिर्फ शेरू ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी लेके आता था। उन्होंने मुझे बीमार जाहिर किया और दुबई ले गए और वहाँ जाकर पता चला कि सब एक माफिया, एक गैंग है जो दूसरे मुल्कों से मासूम लड़कियों और पेशेवर लड़कियों को लेकर आते हैं और यहाँ उनसे जिस्म फरोशी का काम करवाते हैं। मैं भी उनके इस चुंगल में फंस गई। इसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे कई मुल्कों में इस काम के सिलसिले में भेजा और तब से मैं उनके साथ ही रह रही हूँ। मैंने तुमसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की। तुमने वाकई कुछ नहीं छुपाया मुझसे? क्या मतलब? क्या तुम पहले से कुछ जानते हो इस बारे में? हाँ, जब शेरू को सेठ दाऊद की कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया तो उसने तुम्हारे बारे में भी बयान दिया था। उसने बता दिया था कि दुबई में तुम्हें किसी पार्टी को फरोख्त कर दिया था और तुम इस नाजायज काम में हो। मेरे पास वसाइल नहीं थे दुबई आने के, और अगर मैं उस अजनबी मुल्क में आता भी तो मैं तुम्हें कैसे तलाश करता हूँ? ना मैं किसी को जानता हूँ वहाँ पर ना। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन हमारी मुलाकात से होगी। तुम्हारी पहले वाली राबिया नहीं हो जिब्रान। मैंने रात अचानक तुमसे मिलने का फैसला किया। मैं तो तुम्हारी टैक्सी में बैठना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं पहचान गई थी तुम्हें, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे पहचानो। जब मैं उस फ्लैट के बाहर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि तुमने उसकी शादी किया या नहीं की, और अगर नहीं की तो मैं तुम्हें समझा सकूं कि अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर लो। भूल जाओ वो। तुमने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में? कि हम ज़िंदगी में कभी एक नहीं हो सकते जिब्रान। हमारी राबिया तो उसी वक्त मर गई थी जब शेरू ने मुझ पर जिनसी हमला किया। मैं तुम्हारी नहीं रही, तार हो चुके हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैं तो खुद यहाँ पहली मर्तबा आई हूँ ये बताने के लिए कि राबी क्या लगती है तुम्हारी। तुम कैसे जानती हो राबी को? मैं तो उस वक्त से जानती हूँ जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। सड़कों पे वो भीख मांगा करती थी। हाँ हाँ, ये तो सच है। राबी मेरी बेटी है। तो आजकल कहाँ है आपकी बेटी? आप रो क्यों रही हो? मैंने तो कई महीनों से उसे नहीं देखा। तो फिर हर हफ्ते आपके घर में पैसे कौन रख के जाया करता था? मुझे नहीं पता है। हम तो हमेशा यही समझते थे कोई अल्लाह का नेक बंदा रख के जाता होगा। तो आज रात क्या हुआ था? वो पहले की तरह रात को पैसे रखने आया था। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसकी आहट महसूस की।
जिसे मैं उठी उसके पीछे भागी तो वो भाग चुका था। पता नहीं कौन था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ वो लड़का नहीं लड़की थी। तो आप जानती हैं वो लड़की कौन थी? ठीक पता नहीं। वो आपकी बेटी थी राबी, और वो अपनी पहचान नहीं करवाना चाह रही थी। मेरा ही लड़का यहाँ लेकर आता था, मैं भी उसी के साथ आई हूँ। बाहर खड़ा हुआ है, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, आओ आओ चिड़िया। और जिब्रान, वो अली रजा साहब का बिछड़ा हुआ बेटा जवाद है। क्या वाकई? आपको ये बात किसने बताई? वो नौजवान और उसकी बीवी अली रजा साहब के साथ उनके घर पर ही रह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब शहजाद भी अपने घर वापस आ जाएगा। बस अब मुझे एक बात है जो परेशान कर रही है। अब्बू कैसी बात? तो यही कि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो वहीद ही है ना। अब्बू अब ये बात तो खत्म हो गई है ना। ये बात हमारे लिए तो खत्म हो सकती है, लेकिन वो लोग इस वाक़े को कभी नहीं भूलेंगे, वो बदला जरूर लेंगे। इसलिए इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, वहीद को कुछ दिनों के लिए कहीं छुपना पड़ेगा। फिर तो मेरा मशवरा ये होगा अब्बू के वहीद को कुछ दिनों के लिए खाला के पास कोयटा भिजवा देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ दिनों के लिए ये घर से गायब रहेगा तो मैं अली रजा साहब से मिलकर इस मामले को माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए हल करने की कोशिश करूँगा, वरना तो सारी ज़िंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने में गुजर जाऊँ। वही तुम क्या कहते हो इस बारे में? ठीक है, मैं कोयटा जाने के लिए तैयार हूँ। अब्बा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरी बेटी इतने दिन से कराची में है और हम उसके लिए बेहद परेशान थे। वो एक दफा हमसे मिलने आ जाती तो हम इतने परेशान नहीं होते, लेकिन मुझे तो ये पता चला था कि वो दुबई में है। इससे वो कैसे आई, किसके साथ आई? कम से कम एक दफा मिलने तो आ जाती, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर मैं राबी को उस गैंग से बचा के ना लाती तो अभी तक वहीं होती। बहुत जालिम लोग थे वो, अभी तक वो जिंदा नहीं रखती। मैंने उसको बचा के बहुत एहसान किए, लेकिन कल रात यहाँ आने के बाद मेरे पास वापस नहीं आई। पता नहीं अचानक से कहाँ गायब। फिर कहाँ गायब हो गई मेरी बेटी? देखिए, रोने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तावन करें तो मैं आपकी बेटी से मिलवा सकती हूँ। क्या करना है मुझे? ये बताएं कि राबी का शोहर क्या काम करता था? टैक्सी चलाता है। क्या अभी भी चलाता है या छोड़ दिया? नहीं, अभी भी चलाता है। तो उसका कोई फोन नंबर है? नहीं, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। वैसे कभी जरूरत भी महसूस नहीं की। तुम्हारा दामाद रहता कहाँ है? वो महमूदाबाद के एक क्वार्टर में रहता था, और अब वो अपने माँ बाप के पास रहता है। बचपन में अपने माँ बाप से गुम हो गया था, काफी सालों के बाद उनसे मिला है। अब वो उन्हीं के पास रहता है। तो क्या आपने उनका घर देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तो आपका दामाद यहाँ आता है? हाँ, कभी कभी आता है। उसने दूसरी शादी तो नहीं की गई? नहीं, वो मेरी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी यादों में उसने शादी नहीं की है। ये पैसे आप रख रहे हैं, आपके काम आएंगे। नहीं मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी के बारे में इतना कुछ बता दिया है। इन पैसों से ज्यादा वो बातें मेरे लिए अहमियत रखती है। ये रख लें आप, ये रख लें, मैं खुशी से दे रही हूँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ।
मैं जाते जाते एक बात करना चाहती हूँ। बोलो। क्या मुझे राबी के शोर का घर दिखा सकती हो? अब हाँ, तो चल। राबिया, तुमने यहाँ आने के बाद भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारी मदद करता, उस गंदगी से तुम्हें बाहर निकालता। है, मैं एक रात तुम्हारे क्वार्टर के बाहर आई थी और उस वक्त तुम क्वार्टर में ही थे, लेकिन दस्तक देने से पहले मैंने सोचा कि क्या मैं तुम्हारी बीवी बनने के काबिल हूं भी या नहीं। और फिर मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा और सोचा कि नहीं, इस नापाक जिस्म के साथ तुम्हारे घर में नहीं दाखिल हो सकती। मैंने खुद को इस काबिल ही नहीं समझा, इसलिए वापस इस दुनिया में दोबारा चलेगी। जिस तरह आज मुझसे मिलने के लिए आमादा हुई हो, काश उस वक्त भी ऐसे ही किया होता। मैं आज भी रुकने के लिए नहीं आई हूँ जिब्रान। राबिया, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। ये जानने की बात भी कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हालांकि उन जालिमों ने तुम्हें दुबई भेज दिया था। देखो, मैं इस सब के लिए तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराता। ये सब मुकद्दर के खेल हैं। मुझे मेरे हाल पे रहने दो जिब्रान, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तो हमारे बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं ला सकी। हम जालिमों ने न जाने कौन सी दवाइयाँ दी कि हमारा बच्चा जाया हो गया। उफ मेरे खुदाया, मैंने आज तक अपने बच्चे के कपड़े अलमारी में संभाल के रखे हुए हैं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी। इस बात का अफसोस सारी जिंदगी मुझे रहेगा। राबिया, वो हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आज भी तुम्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार हूं। ये जो कुछ हुआ इसका कसूरवार तुम्हें नहीं ठहराता। मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ गुजारूं, मैं नहीं सोच सकता ऐसा। जिब्रान, मैं यहाँ ठहरने के लिए नहीं आई हूँ। तुम बहुत जल्द मुझसे उकता जाओगे। राबिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस दोबारा उस गंदगी में जाने की बात मत करो। देखो, ये घर कितना सुनसान है तुम्हारे बगैर, और इस क्वार्टर से बहुत अच्छा तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। मैं जानती हूँ, जब से मैं घर से गई हूँ मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आई। तो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करोगी। मैंने तुझे दुबई से लाने के लिए कितने पापड़ बेले, तुम जानती हो ना अच्छी तरह। जानती हूँ, और मैं क़यामत तक आपकी ये एहसान नहीं भूल सकती। तो बस तुझे चलना होगा मेरे साथ। मैं भागकर यहाँ नहीं आई हूँ, मैं बस बगैर बताए यहाँ आई हूँ, ताकि मैं अपने शौहर से मिल सकूँ, उसको बता सकूँ। मैं उसे मजीद किसी कर्ब में मुब्तला नहीं रखना चाहती, ताकि ये मेरे बारे में इत्मीनान कर ले और अपनी नई जिंदगी का आगाज कर ले। और अम्मा, मैं अब आपकी पहली वाली बेटी नहीं रही, तो आप कुछ और ही हो। आप मुझे भूल जाएं। ये बस अब हमारी आखिरी मुलाकात है। नहीं, ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं, मत जाओ छोड़ के। राबिया, देखो, अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो मैं कर चुका होता। अपनी अम्मा से पूछो, मैंने थाने के कितने चक्कर लगाए तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। सच कह रहा है राबिया। मैडम, हंसते, इसे हमसे जुदा मत करे, मत ले जाए हमारी बेटी को। इसको हमारे पास ही रहने दे, मत ले जाए इसे, मत ले जाए। ये फैसला खुद राबिया ही करेगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती अम्मा, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। वाजी ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और मैं वो एहसान कभी नहीं चुका सकती। मुझे अभी यहाँ से जाने दे, मैं आती रहूंगी मिलने। राबिया, तुम मुझे बताओ कौन कौन से एहसान है, मैं सारे एहसान चुका दूंगा, जो भी कीमत है
मैं वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहे अपनी टैक्सी बेचनी पड़े। तो ठीक है, मैंने राबी को यहाँ लाने के लिए 10 लाख रुपया खर्च किया है, वो रकम अदा कर दो। तब तक राबी मेरे पास रहेगी। तुम्हारे पास 7 दिन नहीं? बोलो, शर्त मंजूर है क्यों? हाँ, मुझे मंजूर है। मैं 7 दिनों से पहले ये रकम आपको पहुंचा दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ तो बोलो। इन 7 दिनों में राबिया से आप कोई गलत काम नहीं करवाएंगी। मंजूर है उधर। राबिया, तुम्हारे लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। रबी, मुझे तुम पे पहले भी भरोसा था और अभी भी, और तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। तुमने मुझसे पहले भी वफादारी निभाई है और आइंदा भी निभाओगी। मैं तुम्हें इसका सिला देना चाहती हूँ। सुनो। क्या तू? मुझे बाजी ने वापस भेज दिया, लेकिन इसकी शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी, वरना वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। वो अगर वो इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? तुम बेफिक्र हो, मैं अपनी टैक्सी बेच दूंगा, उसकी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और उसके बाद? देखो, मुझे गाड़ियां भी ठीक करनी आती हैं, मैं पहले मैकेनिक रह चुका हूँ, मैं किसी वर्कशॉप में काम कर लूंगा, कहीं ना कहीं काम करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन तुम इस घर को आबाद करो। मैं अब आ गई हूँ ना, हाँ, अपनी पुरानी जिंदगी फिर से आबाद करेंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मानो पिछड़े काम संवर गए, मेरी बच्ची आ गई। शीला बाजी, गलत कर रही हैं आप उस पर भरोसा करके। यहाँ पे इसको छोड़ के मत जाओ, और उस टैक्सी ड्राइवर पे भरोसा मत करना। वो इतने पैसे क़यामत तक अदा नहीं कर सकता। अगर उसे यहाँ छोड़ के चली गई तो वो उसे लेके भाग गया तो? करीम, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। मैंने इन दोनों के लिए जो जाल बिछाया है उसमें ये दोनों बुरे तरीके से फंस गए। अब ये बच नहीं सकते। अब वो अंदर जाके मेरे गुन गाएगी और मेरा आगे का काम आसान हो जाएगा। लगता है कोई खास मंसूबा बनाया है शीला बाजी। करीम, ऐसा मंसूबा बनाया है, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ एक काम करना है। हुक्म करो बाजी। 7 दिन पूरे होने से पहले इस टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट करवाना है। याद रहे कि एक्सीडेंट ऐसा हो कि गाड़ी पूरी तबाह हो जाए, ड्राइवर भी जिंदा ना रहे और उसकी हड्डी पसली भी सलामत ना रहे। उसके इलाज के लिए जो खर्चा होगा ये लोग कहाँ से करेंगे? समझ रहे हो ना? समझ तो रहा हूँ बाजी। क्या दिमाग लड़ाया आपने, दाद की मुस्तहक हैं आप। टैक्सी ड्राइवर के इलाज के लिए
राबी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो बच गया तो? तुम फिक्र मत करो, जिंदा वो भी नहीं रहेगा। जैसे राबी के हाथ में पैसे जाएंगे वो भी खत्म। डॉक्टर उसके इलाज का पैसा वसूल करेंगे लेकिन वो बचेगा नहीं। बाद में ये राबी कैसे पैसे अदा करेगी? आएगी तो मेरे पिंजरे में। उसको वापस लाने के लिए प्लान बहुत जबरदस्त है। अरे वाह शीला बाजी, आपने तो आटे में से बाल निकाल कर फेंक दिया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। चलो आओ बैठते हैं, चलें। हुस्न का